नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो संपन्न हो गया और 5 बजे तक का जो डाटा हमारे पास आया है वो हम आपको सबसे पहले बता दें कि कुल मतदान जो है वो 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में 51.36% जो है वो वोटिंग जो है वो हुई है। विस्तार से हम आपको बताएंगे कौन कौन सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है, लेकिन उससे पहले हम इस वक्त बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ फाउंडेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी, और हम आकलन करने जा रहे हैं आखिर चारों विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार जो है वो जीत रहा है और जीत क्यों रहा है, क्या कारण रहे जीतने के, वही विस्तार से बात करेंगे। और हमारी बातचीत का मजमून जो है हमारे चारों विधानसभा सीट पर जो रिपोर्टर हैं उनके जो इनपुट आ रहे हैं हमारे पास, उसके आधार पर जो है हम ये वीडियो जो है आपके समक्ष जो है वो रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की। देखिए, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी मायने रखता है जब भी चुनाव हो। आखिर वोट कम हुए तो क्यों हुए, ज़्यादा हुए तो क्या क्यों हुए। तो सबसे पहले अभी जो कि इलेक्शन कमीशन के जारी आंकड़े के हिसाब से 5 बजे तक का जो है आंकड़ा आया है। 6 बजे तक का आंकड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद आएगा, तब हम फिर बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो बेलागंज में जो हमारे पास आ रही है इलेक्शन कमीशन के आधार पर 53.46% जो है वो मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित इमामगंज में सबसे कम 49.72% मतदान हुआ है। तरारी में 50.10% मतदान हुआ है और रामगढ़ में 52.40% जो है वो मतदान हुआ है। कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी, कैसे देखते हैं इस आंकड़े को, वोटिंग फीसदी के आंकड़े को पहले बताएंगे हम लोग और फिर उम्मीदवार क्लियर कर देंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और पिछला आंकड़ा भी आप बता दीजिएगा वोटिंग। देखिए ये देवांशु, जो फीडबैक सामने है वो बड़ा रोचक है। आपने बताया कि बेलागंज में जो मतदान का अभी तक प्रतिशत है, मतलब कुल 5 बजे तक कुल वोटिंग 51.36% है। बेलागंज में सबसे अधिक वोटिंग 53.46% हुई है। ये 5 बजे तक का अभी तक जो आया है। अब कुछ देर में मतदान अब खत्म हो चुका है और कुछ ही देर में ये सामने चीज़ें आएंगी। तो बेलागंज में मतदान 2015 में भी और 2020 के विधानसभा में भी 61% से ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अब देखने वाली बात होगी कि 1 घंटे के अंदर कितने मतदाता मूव करते हैं। तो ये जो प्रतिशत है, मुझे लगता है कि ये अब बराबर के करीब ही होगा। जो चीज़ें सामने आएंगी, जितने 15 में वोटिंग हुई 2020 में हुई और 2024 में भी 60, 61, 62 के करीब रहने वाला है। 61, 2020 ये है। और अब चलते हैं कि इमामगंज जो नक्सल प्रभावित, जहां आप कह रहे हैं कि बहुत कम वोट मतलब मतदान अभी तक हुआ, तो इमामगंज में भी वोट का प्रतिशत 56% और 58% रहा है। हाँ, ये 2015 और 20 का बता रहे हैं आप। हाँ, अभी तक जो इमामगंज का वोटिंग प्रतिशत है वो है 49.68, 49.72। हाँ, तो ये भी समझ लीजिए कि वहां तक चला जाएगा। अब तरारी में वोट का प्रतिशत पिछली दफा 55% ही था। माले के सुदामा प्रसाद जब जीते थे 75,000 वोट ला करके, और सुनील पांडे जो थे वो 62,000 वोट ला करके चुनाव हार गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 वोट आया था। 13,000, हाँ 13,000 वोट आए थे। और 2015 में अगर तैयारी की बात कर ले तो 57.68% आया था। हाँ, 57। अब रामगढ़ बात चलिए, जहाँ जगतानंद की प्रतिष्ठा फंसी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके एक बेटे सांसद हैं बक्सर से सुधाकर सिंह, और दूसरे बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत सिंह। तो रामगढ़ में भी वोट का प्रतिशत पिछली दफा 2015 में 60 रहा था, तो 2020 में 64% रहा था, और सुधाकर सिंह मामूली मतों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे, इसलिए कि वोट का एक बड़ा प्रतिशत जो था, करीब करीब कह लें, उस बसपा ने काट लिया था। 189 वोटों से जीते थे। हाँ, अब सवाल है कि अगर मतदान करीब करीब जो फीसदी है वो मिल रहा है, आने वाले समय में जारी हो जाएगा, आगे पीछे जो होना है तो सवाल उठता है कि समीकरण क्या बैठ रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है कि इन चारों जगह से कौन, मतलब हम तो एक एज की बात कहेंगे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं सिर्फ एक अनुमान के आधार पर आप तक बातों को पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप भी बैठे होंगे इन्हीं बातों को सुनने के लिए कि हमारे पास फीडबैक क्या क्या आया है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमामगंज। इमामगंज में जो है एक साइड जो है वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी रण में थी, दूसरी तरफ आरजेडी से रोशन जी जो है उम्मीदवार थे, और तीसरी तरफ से जनसुराज के भी उम्मीदवार चुनावी रण में थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जनसुराज यहाँ पर वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के, या आरजेडी के? किसके वोट काट रहे हैं, क्या कौन है यहाँ पर उम्मीदवार जिसको प्रबल संभावना है? इमामगंज में तो लड़ाई मांझी की राष्ट्रीय जनता दल से ही है। हाँ। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल संगठन के तौर पे वहाँ मजबूत है, और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो पार्टी हम लड़ रही है, वहाँ जीतन राम मांझी विधायक रहे, जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, दीपा मांझी के ससुर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बल है, तो उनके सहारे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अपनी भी ताकत है वहाँ। मांझी का 70,000 वोट है। हमारी संवाददाता जो थी वंदना, वो बड़ा सुबह 6 बजे से लेके अभी तक उसी इलाके में मौजूद हैं। दूर दराज के इलाकों में भी वो गई हैं, उनसे भी मैंने फीडबैक लिया है। और हम के लोग भी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, तो बहुत एक विरोध का जो स्वर शुरू में था मांझी के खिलाफ, वो धीरे धीरे संतोष मांझी के जाने के बाद उसको वो सबसाइड करने की बहुत कोशिश, कामयाब हुए, कोशिश की उन्होंने की। और जो इनपुट छन के आ रहा है, जो वोटों का प्रतिशत दिख रहा है, उसमें साफ है कि इमामगंज में वोटिंग का प्रतिशत 49, अभी 50 के करीब है 5 बजे तक। वो अब आने ही वाला है कुछ देर में, चूँकि चुनाव संपन्न हो गया है, तो वो करीब करीब उसी लेवल तक आकर के रुक जाएगा। तो कहा जाता है कि जब वोटों का प्रतिशत बहुत बढ़ जाए तो परिवर्तन चाहती है जनता। लेकिन तमाम रंजिश और तमाम जो विरोध है, उसके बावजूद जो पिछले विधायक थे, जो सांसद बन के वहाँ पहुँच गए हैं, जीतन राम मांझी, उनकी बहू दीपा मांझी वहाँ लड़ाई है। रोशन मांझी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, जनसुराज के जितेंद्र पासवान वहाँ से खड़े हैं। तो ये कहा जा रहा था कि पासवान वोटर जो हैं वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को वोट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप पहले भी देखे होंगे ट्विटर बार या बाकी ऐसे बयान में भी चिराग नहीं गए इमामगंज, इसलिए कंफ्यूजन सा लग रहा था। हाँ, कंफ्यूजन सा। जितना उससे भी बड़ी बात है कि दोनों में आपसी बवाल हमेशा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कुछ ही दिन पहले आपस में भिड़ गए। तो ये घाटा जीतन राम मांझी को जरूर हो सकता है, हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कैसा ऐसा लग रहा है कि पासवान वोट नहीं दिए होंगे। अब बात रही कि ज़्यादा मुसलमान या बाकी वोट, लेकिन जो एनडीए का समीकरण बैठ रहा है, जो फीडबैक सामने आ रहा है, उससे एक बहुत मिनिमाइज मार्जिन से विधानसभा में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी वहाँ जीत का दीपक जला सकती है। जीत का दीपक जो है वो दीपा मांझी जो है वो जला सकती हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी के हिसाब से। हमको ही अनुमान है, और जो हमारे जो फीडबैक आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो ईवीएम में कैद हो गया, नतीजे तो ओरिजिनल वाले 23 नवंबर को आएंगे। चलिए अब चलते हैं, बेलागंज चलेंगे, तरारी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रामगढ़ चलते हैं। रामगढ़ में क्या लग रहा है? यहाँ तो 4 कोण बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह उम्मीदवार हैं, आरजेडी की तरफ से अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, बसपा की तरफ से सतीश कुमार उम्मीदवार हैं, और जनसुराज की तरफ से सुनील कुशवाहा उम्मीदवार हैं। क्या फीडबैक आ रहा है? अभी संवाददाता जो हमारे थे तैमूर के देवव्रत तिवारी, उनसे भी हमने बात की और पार्टी के लोगों से भी बात की। तो अपना डफली, अपना राग तो लोग बजाते ही हैं, बिल्कुल, जिनको अपना हिसाब किताब लगाना हो। चूँकि पार्टी के लोग अपनी पार्टी के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी फीडबैक आ रहा है उसमें ये तो साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ कहीं से आगे नहीं दिख रही है। चूँकि एक जो बात सामने आई कि जो वहाँ के सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वोटर ज़्यादा है, 60,000 के करीब, तो वो राजपूत लोग, तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह को उन्होंने ये किया था, लोकसभा चुनाव में वोट दिया था और कहा था कि आने वाले समय में विधानसभा में हम अशोक सिंह को ही वोट देंगे। और पिछला जो मार्जिन है वो बहुत 189 या कुछ वोटों से है सुधाकर सिंह जो जीत पाए थे। क्या बिल्कुल यही है और बसपा के कैंडिडेट भी वहाँ काफ़ी मजबूत हैं। अशोक सिंह, अजीत सिंह आरजेडी से, सतीश कुमार बसपा से, और सुशील कुशवाहा जनसुराज से। जनसुराज भी एक फैक्टर बन रहा है, चूँकि बहुत एकदम प्रशांत किशोर ने बहुत जोर लगाया है, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। लेकिन जो फीडबैक सामने आ रहा है उससे ऐसा नहीं कि ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कुछ दिख रहा है। हाँ, वो कहा जाता है ना कि हड़पा सड़पा में जो भी वोट आ जाए, इन्हें आ जाए, ये अलग मसला है, चूँकि उपचुनाव है।
लेकिन जो फीडबैक है देवांशु, उसमें यह दिख रहा है आरजेडी को झटका। हाँ, आरजेडी को झटका, और लड़ाई हो सके तो बसपा से हो जाए। बसपा से। एक चीज़ और यहाँ पे है सर कि चुनाव के दौरान हमने देखा कि सुधाकर सिंह एक बड़ा अटैकिंग जो बयान देते हैं, मोड में थे, वो कहा कि हम हमारे आदमी जो है वो बूथों पर रहेंगे लाठी लेकर। ये बयान इसलिए दिया गया कि राजपूत को खुश कर सके, लेकिन राजपूत खुश नहीं हुए। उनके बात को पूरा ये लिया जाए, उन्होंने बताया था कि अगर गुंडई कीजिएगा तो पिछली बार 3 बूथ पर पिटाए थे, इस बार 300 बूथ पर लाठी से मारेंगे। हाँ, तो उनको मतलब वो एक सियासी बयान कह सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये राजपूत को खुश करने के लिए बयान था, लेकिन राजपूत इस बयान से खुश नहीं हुए और साथ नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में थे और उनकी पीड़ा दिख रही थी कि सुधाकर सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि बड़े संजीदे आदमी हैं, लेकिन उस तरह के बयान के बाद आखिर क्या कहा जाए कि वो अटैकिंग मोड में थे, और उसका परिणाम भी सामने है। उन्होंने और खेल को बिगाड़ने का काम किया। अगर नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और जिस पार्टी से और जिस वो जाति से आते हैं, क्योंकि जाति आधारित बिहार में राजनीति होती है और वोट अंततः वहीं फिक्स होता है, वहीं फिक्स होता है जी। तो यहाँ भी सुशील कुशवाहा या सतीश कुमार बसपा, अजीत सिंह, माने अशोक सिंह आगे दिख रहे हैं। अशोक सिंह जो है आगे दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेलागंज, लेकिन बस 2 मिनट का इंतजार कर लिए, जल्दी में हम खत्म कर देंगे तरारी में क्या हाल है। बीजेपी से विशाल प्रशांत जो है उम्मीदवार हैं, और भाकपा माले की तरफ से राजू यादव, जनसुराज से किरण देवी। क्या तरारी का जो वोट प्रतिशत आया है, तरारी का जो वोट फीसदी है, सबसे पहले हम वो आपको दिखा देते हैं। देखिए तरारी में जो इस बार जो अभी 5 बजे तक जो मतदान हुआ है 50%। हाँ, 50%। तो तरारी में भी 57% और 55%। 2015 में 57 और 55% मतदान हुआ। 55-81 मतलब 2020 के चुनाव में जब सुनील पांडे को हार मिली थी वहां से 62,000 कुछ वोट ला करके, तो उस समय भी मतदान का प्रतिशत कितना था? 55-81 मतलब 56। 2020 में और 2015 में था 56%। तो ये वोट का प्रतिशत वहाँ रहा है, और वही वोट का प्रतिशत संभवतः खत्म हो गया होगा। लेकिन बीच बीच में कुछ घटना आया है। एक तो आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा कि राजपूतों के गांव में एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे कहा जा रहा था कि सुनील पांडे को वोट दो, राजू यादव को मत दो। तो उस मारपीट की घटना सामने आई है। लेकिन ये दिखाता है कि जो सवर्ण मतदाता हैं, राजपूत जाति, जैसे कहा जा रहा था कि किरण सिंह खनी हैं तो वो वोट काटेंगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये बात की ताकीद करता है कि मारपीट की जो घटना है, हिंसा की घटना है, वो है कि जो वो लोग गोलबंद हैं और वोट को इधर उधर छिटकने देना नहीं चाहते। रही बात कि वहाँ जो भूमिहार मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है वहाँ, 60 से 65। हाँ, तो इस बार वो भी गोलबंद हैं और वोट का वो भी बढ़ चढ़ के वहाँ जिस तरीके से पिछली बार हिस्सेदारी उन्होंने अदा की थी मतदान देने में, उसी तरीके से वे लोग भी वहाँ मतदान कर रहे हैं। अब बात रह गई कि सुदामा प्रसाद वहाँ से सांसद आरा से हो गए हैं, राजू यादव उम्मीदवार हैं, तो विशाल प्रशांत को इसीलिए लाया गया था ताकि सुनील पांडे अपनी बैटिंग कर सकें। वो लगातार उसी क्षेत्र में घूम रहे थे, वहीं काम कर रहे थे, वहीं उनका रहना सहना हो रहा था। तो अब कह सकते हैं आप कि जो वोटों का प्रतिशत पैरेलल चला गया, तो 2 बार तो हुआ तो वो हार गए थे, लेकिन 2015 में उनकी पत्नी खड़ी थी, इस बार 2020 में वो खुद खड़े थे, निर्दलीय खड़े थे, लेकिन इस बार उनका बेटा खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का बल है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 13,000 कुछ वोट काट करके 13,000 वोटों से ही उन्हें हरवा दिया था। हाँ, ये बड़ी बात हाँ, एक बड़ी बात, 1-2 पॉइंट। तो ये संकेत है कि वहाँ चीजें एकजुट अगर रही तो सुनील पांडे का बिल्कुल सुनील पांडे को एज है। और एक चीज़ और जानकारी जो मुझे दी गई है फ़ोन पे कि पिछली बार पासवान समाज का वोट जो है वो इनको नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, मतलब कि 80% नहीं मिला था। 80, हाँ, बहुत सारा वोट नहीं। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने जो माहौल वहाँ पर बनाया तो पासवान बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी ये सीट जो है वो निकाल सकते हैं। आखिरी गंज, सबसे हॉट सीट बेलागंज, जहाँ पर आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुख्य रूप से यहाँ पर उम्मीदवार जेडीयू की मनोरमा देवी, आरजेडी के विश्वनाथ यादव, जनसुराज के मोहम्मद अमजद। क्या फीडबैक आ रहा है अभी तक? पिछले 34 सालों से बेलागंज राष्ट्रीय जनता दल और माई समीकरण का अभेद्य किला है। वहाँ पिछले 34 साल से एनडीए का
मतलब वो कहते हैं बोहनी होना, वो नहीं हो पाया है। हालांकि अगर वोट के उतार चढ़ाव प्रतिशत ये चारों विधानसभा में अगर देखते हैं तो वोट का प्रतिशत भी वहाँ एग्रेसिव वोटिंग होती है, क्योंकि बेलागंज में सबसे ज्यादा हाँ मुसलमानों की संख्या पैरेलल है किसके, यादवों के। तो यादव भी वहाँ 65-70 हज़ार के करीब है। कहा जाता है कि मुसलमान भी 60 से 60 हज़ार के करीब है, मतलब 5 से 6 हज़ार का अंतर उसमें है। लेकिन जनसुराज ने वहाँ पहले खिलाफत को खड़ा किया, फिर मोहम्मद अमजद जो 2 बार चुनाव सुरेंद्र यादव से हार चुके हैं, जिनकी मुसलमानों में पैठ है, उनको टिकट दिया। अभी जो सूचना आ रही थी कि सरकार के कुछ नुमाइंदा वहाँ थे और कहीं ट्रांसफार्मर लगाना है, कहीं रोड बनवाना है, कहीं बाकी चीज, मैंने एकदम वार लेवल पे काम हुआ है। बेलागंज बाजार में भी एक 350 केवी का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। कब लगा दिया? मतलब आज ये कल, मतलब परसों रात में। इतना मतलब जल्दी? हाँ, कई गांव में ट्रांसफार्मर लग गया। अच्छा। अभी एक 12 गांव की बात आ रही है कि रोड भी बनना शुरू हो गया वहाँ, जहाँ मतलब कि चुनावी प्रचार के दौरान शिकायतें मिली तुरंत खत्म करो, उसका निपटारा हुआ। और उसका परिणाम ये आ रहा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 12 एक बहुत बड़ा मुसलमानों का गांव है जहां से फरमान जारी होता है। वहां भी कहा जा रहा है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, जो इनपुट है वहां 30% वोट मनोरमा देवी को चला गया है। मनोरमा देवी को? हाँ, ठीक है। कुशवाहा समाज जो पिछली दफा है कुशवाहा के साथ था, वह कुशवाहा में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें फीडबैक है कि कुशवाहा समाज भी वोटिंग का प्रतिशत वहाँ अच्छा किया है। अब यादवों का वोट कितना मनोरमा देवी काट पाई हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुरेंद्र यादव भी वहाँ मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अंत आपने देखा होगा, कुछ देर पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सवर्णों को भी गाली दी जा रही है, कुशवाहा को भी गाली दी जा रही है, मुसलमानों को भी गाली दी। अब एकदम छोटा सा एक ऑडियो क्लिप था जो वायरल होता है। अच्छा, अब इतना छोटा तक पहुंच गया है, लेकिन हम चलाएंगे नहीं। हाँ लेकिन वो माने घटनाक्रम 11 बजे माने जैसे ही शुरू होता है मतदान, वैसे ही वो ऑडियो क्लिप वायरल होता है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, और बाकी तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर तक पहुंचने में कोई देर नहीं होता, लेकिन इतना छोटा क्लिप था कि वो कहीं ना कहीं वो फिसड्डी साबित हो गया। हाँ, और क्योंकि सुरेंद्र यादव उस क्षेत्र से जीतते रहे, उनको एक एक जगह का ज्ञान है, तो उन्होंने अपना पूरा जोर आजमाइश लगाया। आप देखें कि लालू वहाँ गए, तेजस्वी ने कैंप किया, ओसामा को स्पेशल भेजा गया। तो ये बड़ी बात है ना कि किसी माई समीकरण के अवैध किले को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन आपने भी बात की है लोगों से वहाँ, हाँ, जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। हाँ, वहाँ के मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है उसका, बेलागंज जो है वो 2 प्रखंडों को मिला के बना है, चंदौती प्रखंड और बेलागंज प्रखंड जी। बेलागंज प्रखंड में 10 से 15% यादव जो हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो मनोरमा देवी के साइड गए हैं। चंदौती प्रखंड में 40% तक यादव वोट बैंक जो है वो टूटे हैं, और जेडीयू को इस बार 2 से 4 हज़ार मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ जो है वो मिलने जा रहा है। और कुशवाहा वोट, जो कि पिछले बार चुनाव तो भले ही अभय कुशवाहा लड़े थे, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक जो है वो जेडीयू के खेमे में नहीं गया था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त तीसरा मोर्चा का झंडा लिए हुए पूरे बिहार भर में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बार बेलागंज पहुंचते हैं और मेहनत करते हैं और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो मनोरमा देवी के पक्ष में गया है। आरजेडी के पक्ष में भूमियारों का 1000 वोट सर गया है, और 80% एनडीए का वोट, भूमियार का वोट जो है एनडीए गया। 80% भूमियार प्लस 10 से 15% यादव का टूटना, और 2 से 4 हज़ार मुस्लिम मतदाताओं का भी इधर आना जीत का रास्ता बना रहा है या नहीं बना रहा है? बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। और ये संभवतः लोग ऐसा जिक्र कर रहे हैं, और कुछ पत्रकार भी वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, संपादक भी हैं वहाँ से एक आते हैं, उन्होंने वोटिंग किया, उनसे भी बात मैंने की, तो फीडबैक जो है वो ठीक ठाक है, और उसमें सुरेंद्र यादव की गाड़ी फंस सकती है। सुरेंद्र यादव की गाड़ी जो है वो फंस सकती है, जो फीडबैक आया। लेकिन ऐसा नहीं, खिलाड़ी बहुत, राजनीति के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ भी हो सकता मतलब है। हाँ, उन्होंने अपने किला को बचाने में आज तक जब तक वो लड़े कामयाब रहे हैं। अनुभव तो वक्त बताएगा। हाँ, अनुभव नाम की भी कोई चीज होती है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो गए। नतीजे जो है वो
23 नवंबर को आएंगे। उससे पहले इस वीडियो में हमने विस्तार से जो आकलन जो है वो हमारे पास पहुंचा, हमारे रिपोर्टरों के द्वारा, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से भी हमने बातचीत की, उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाया। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।